मान्य दर्शकगण, मेरी दृश्य श्राव्य संरचना श्रेणी द बॉय फ्रॉम कैम्बे की इस पंक्ति में आप तमाम अतिथि व श्रोतागण का मैं मोहम्मद इफ्तिखार से स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूं। आज की इस पंक्ति का शीर्षक है मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया की सचित्रण समझ। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक कार्यप्रणाली है व श्वेत क्रांति में भी इसकी अनिवार्यता पाई गई। मेरी इस रचना के पसंद नापसंद के बारे में आप अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी माध्यम से आपके सुझाव टीका टिप्पणी भी भेजें ताकि हमें आवश्यक सुधार का अवसर प्राप्त हो। हमारी इस श्रृंखला से निरंतर जुड़े रहने के लिए घंटी के चिन्हों द्वारा पंजीकरण कर दें और अपने मित्रगण के साथ इस पंक्ति को साझा करें, उनमें भी दोस्ती का एहसास जगाएं। चलो इस प्रस्तावना के साथ आगे बढ़ते हैं। इस कार्य पद्धति द्वारा फालू में आई हुई नारी जाति के पशुओं को नर पशु की मौजूदगी के बिना सुयोग्य व संयोजित कार्यक्रम अंतर्गत गर्भाधान हेतु कार्य किया जाता है। आज के दौर में उपजाऊ गाय भैंस में फलीकरण की यही सर्वमान्य वैज्ञानिक तकनीक है। इस प्रणाली के कुछ लाभ सुझाए गए हैं। आनुवंशिकता के माध्यम का महत्तम उपयोग उठाना, ये पहला लाभ है। आनुवंशिकता के माध्यम का महत्तम लाभ उठाना, इसका मतलब ये है कि हम सभी को ज्ञात है कि विश्व में विज्ञान के विकास के साथ साथ हमारे देश ने भी पुरानी सीमाओं को लांघकर महत्तम विकास किया है। इस कार्यक्रम की श्रेष्ठता आनुवंशिकता के माध्यम से जुड़ी हुई है। सन 1930 के दशक में जब ज्ञात हुआ कि प्रजनन में उपयोग में लाए जाने वाले नर पशु, जिनको अंग्रेजी में सायर कहते हैं, वह अपनी संतति यानी कि प्रोजेनी में जननी गुणधर्म या आनुवंशिक क्षमता को चलित करने में पूर्णतया सक्षम है। तभी से उपयोग में लाए जाने वाले नर पशु की पसंदगी के मापदंड सख्त कर दिए गए और संतति चयन प्रक्रिया के सुधार द्वारा प्रवंशहार की प्रणाली स्थापित कर दी गई। इस कार्य प्रणाली का दूसरा लाभ आर्थिक रूप से देश को फायदा पहुंचाना है, जिसमें सीमित नर पशुओं की लागत से नर पशुओं के रखरखाव व पोषण में होने वाले फिजूल खर्च को बचाया जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा एक पसंदगी युक्त नर द्वारा उसी जाति की कई मादा पशुओं को फलित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दूर सुदूर के क्षेत्रों तक भी इसकी उपयोगिता रेतस परिवहन यानी कि सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन द्वारा साबित हो पाई है। इसी वजह कभी एक मवेशी के झुंड में प्रति 50 मादा में एक पुख्त नर की आवश्यकता रहती थी, जो अब कई गुना कम हो गई है और एक ही नर पशु से सैकड़ों मादा में फलीकरण संभव हो पाया है, जिसकी वजह से अतिरिक्त नर पशुओं के रखरखाव व पोषण के फजूल खर्च से मुक्ति मिल पाई है और देश को फायदा पहुंचा है। इस कार्यक्रम द्वारा औद्योगिक इकाई के उत्पादों की खपत से बढ़ोतरी द्वारा रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी पाई गई है। इस प्रक्रिया में कई वैज्ञानिक संसाधन जुटाए गए हैं। कृत्रिम योनि से लेकर रेतस थिजाने के उपकरणों और संग्रह संबंधी व परिवहन हेतु कई सामग्री उपयोग में ली जाती है। इन वस्तुओं का उत्पादन औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, कृत्रिम गर्भाधान के दौरान व तत्पश्चात भी गर्भ परीक्षण हेतु भी उपयोगी सामग्री इन्हीं औद्योगिक क्षेत्र से आती है, जिससे इस प्रणाली की आड़ में औद्योगिक उत्पाद में बढ़ोतरी व रोजगारी के अवसरों में भी बढ़ोतरी पाई गई है। पशुओं के जाति व प्रजनन संबंधी शैक्षणिक ज्ञान में बढ़ोतरी, मवेशियों की शिक्षण संबंधी प्रणाली में सुधार आया है। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया के पूर्व निर्धारित मापदंडों को शामिल करने से शायद इंडेक्स व हर्ड रिकॉर्ड्स की महत्ता बढ़ गई है। नर पशु का चयन उसके रेतस संबंधी गुण
और अन्य पारदर्शी मापदंडों से होने लगा है। इसी वजह पशु प्रजनन शिक्षण विज्ञान के अभ्यास की सूची में बदलाव आया है। इस विज्ञान के संशोधन में रुचि व लचीलापन आया है। अति संक्षिप्त में कहा जाए तो पशुओं के जाति व प्रजनन संबंधी शैक्षणिक ज्ञान में बढ़ोतरी, मवेशियों की शिक्षण संबंधी प्रणाली में सुधार आया है। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया के पूर्व निर्धारित मापदंडों को शामिल करने से शायद इंडेक्स व हर्ड रिकॉर्ड्स की महत्ता बढ़ गई है। नर पशु का चयन उसके रेतस संबंधी गुण और अन्य पारदर्शी मापदंडों से होने लगा है। इसी वजह पशु प्रजनन शिक्षण विज्ञान के अभ्यास की सूची में बदलाव आया है। इस विज्ञान के संशोधन में रुचि व लचीलापन आया है। अति संक्षिप्त में कहा जाए तो पशु शिक्षण प्रणाली में सकारात्मक दूरगामी प्रभावक तब्दीली स्थापित हो पाई है। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी से शुक्रकोश की त्रुटियां उजागर हो पाती है और उसके कारण और निवारण के उपायों को भी शिक्षण में शामिल किया जा रहा है। शुक्रकोश की संरचना शास्त्र के साथ साथ अंडकोश विज्ञान के अभ्यास का दायरा भी बढ़ पाया है। पशुओं के बीच के रखरखाव को महत्तम लाभ हेतु विविध तांत्रिक ज्ञान के अभ्यास में भी वृद्धि हो रही है। नर पशुओं की प्रजनन क्षमता के दायरे में बढ़ोतरी, गुण संपन्न नर पशु को उम्र बढ़ने से जो शिथिल हो चुके हैं या फिर अकस्मातग्रस्त होकर शारीरिक क्षमता खो चुके हैं, उन पशुओं के श्रेष्ठ आनुवंशिक गुणों को इस योजना से उपयोग में लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, दूर सुदूर के विस्तार में भी उनकी संतति रूपी पैदावार भी ली जा सकती है और राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति को कार्यान्वित रखा जा सकता है। दुग्ध व्यवसाय या डेयरी उद्योग की स्थिरता के लिए भी इस योजना का योगदान है। दुग्ध व्यवसाय में वसा, मायने चर्बी और नत्रल पदार्थ मतलब कि प्रोटीन की दूध में उपलब्धता फायदे का मूल आधार है। इन तत्वों को दूध में निर्धारितता प्रदान करने में आनुवंशिक गुणवत्ता जवाबदेह है और इन आनुवंशिक गुणों के संतति में संक्रमण के लिए भी नर पशु रिकॉर्ड आधारित प्रजनन व्यवस्था ही उपयोगी साबित हुई है। इस पद्धति की कुछ मर्यादाएं भी उजागर हुई, जिनके समाधान के उपाय भी वैज्ञानिक तरीके से खोजे जा चुके हैं और बेहतर परिणाम हेतु संशोधन जारी रखा गया है। जो प्रमुख त्रुटियां उजागर हुई वह इस प्रकार है कि फील्ड में कुशल कर्मियों का अभाव, स्वच्छता की कमी की वजह से जातीय रोगों में बढ़ोतरी की संभावना, मादा प्रजनन क्षमता में कमी आने के या रिपीट ब्रीडर के प्रश्नों का उपस्थित होना, रेतस संग्रहण केंद्र की क्षति का विस्तृत व दूरगामी प्रभाव इस योजना पर आ सकता है। आनुवंशिक दुष्प्रभावों की स्थापना हो सकती है। कृत्रिम माध्यमों से रोग संख्या में बढ़ोतरी पाई जा सकती है। आज की तांत्रिक ज्ञान की इस पंक्ति को यहीं समाप्त करते हुए आशा रखता हूँ कि कृत्रिम गर्भाधान की इस ज्ञानवर्धक दृश्य श्राव्य पंक्ति से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी। द बॉय फ्रॉम कैम्बे की श्रृंखला की अगली पंक्ति के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम व वंदे मातरम।